हेलो गाइस, दिस सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस एंड आई एम निखिल सोलंकी। वापस हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर 10 एग्रीकल्चर। सेक्शन डी में इसके दो क्वेश्चन आएंगे 49 एंड 50, दोनों अटेम्प्ट कर सकते हो। 8 मार्क्स आपको वहां पे कवरेज मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपका मैप में आएगा। टोटल 9 मार्क का कवरेज है, ठीक है ना। बाकी की बातें हम जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे हम करते जाएंगे। 4 मार्क्स सीधा डी सेक्शन, ना बी सेक्शन, ना ए सेक्शन, ना सी सेक्शन। टू द पॉइंट रहना है, टू द पॉइंट ही रहेंगे। अच्छा, ये 2 पैराग्राफ जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हम थोड़ा मतलब फास्ट जाएंगे, हद से ज़्यादा फास्ट जाएंगे। जहाँ पे 4 मार्कर्स आने की पॉसिबिलिटी से मैं बताता रहूँगा, ठीक है ना। और हाँ, ये पूरा चैप्टर ढंग से करना है। अगर आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में कोई चीज़ ढंग से नहीं करनी है तो ये 2 पैराग्राफ ढंग से नहीं करना है। कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो भगाऊंगा, ठीक है ना। सिंस एंशिएंट टाइम्स एग्रीकल्चर हैज रिमेन्ड द प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। देखो, पौराणिक जमाने से एग्रीकल्चर हैज रिमेन्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो भी हम कमाते हैं, मतलब कुछ करते हैं। जैसे हमने कोई गड्ढा खोदा, किसी ने हमें 10 रुपए दे दिए उस गड्ढे खोदने के लिए, तो इट इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हमने हमारे लिए, मतलब हमें कोई पेड़ उगाना है, उसके लिए हमने गड्ढा खोदा, तो कोई क्या हमें पैसा देगा? इट इज नॉट कॉल्ड एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स में उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक शॉर्ट एंड स्वीट एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। प्राइम मतलब एकदम मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी। पौराणिक जमाने से अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी तो वो एग्रीकल्चर होती थी, वो भी प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी, है ना, ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल इन इंडिया। और आज की तारीख में इवन टुडे मेन सपोर्ट फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। भारतीय अर्थतंत्र का अगर कोई मेन सपोर्ट है तो वो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर भारत का एक इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा बढ़िया वाला रिसोर्स है। आई रिपीट, मैं ये 2 पैराग्राफ हद से ज्यादा स्पीड में जाऊंगा। भारत के 60%, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर पावर? वी आर नॉट गोइंग टू गेट मतलब परसेंटेज ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारत का जो भी पॉपुलेशन है उसका 60% लेबर एग्रीकल्चर में। लेबर की बात कर रहे हैं हम। भारत में जितने भी लेबर है, लेबर समझते हो ना, मजूर। भारत में जितने भी मजूर है उनमें से 60% एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है, एंगेज है, उससे जुड़े हुए हैं। बिसाइड सप्लाइंग फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों को सिर्फ और सिर्फ खाना देने के अलावा रो मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रीज के लिए रो मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। व्हाट डू यू मीन बाय रो मटेरियल? देखो, जैसे बिस्किट है, समझ रहे हो? तो बिस्किट अगर पार्ले जी बना रहा है तो पार्ले जी को बिस्किट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? रो मटेरियल में क्या मैदा चाहिए, या तो फिर वो गेहूं के रिलेटेड चीज है, गेहूं वाला बिस्किट है तो गेहूं चाहिए, या तो मैदा चाहिए, ठीक है ना। तो रो मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो कम्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइज अबाउट 22% ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट। देखो, ये नेशनल प्रोडक्ट क्या है ना, समझो। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल प्रोडक्ट? नेशनल प्रोडक्ट मतलब भारत देश में एक साल के दौरान कितना प्रोड्यूस होता है, समझो। व्हाट डू यू मीन बाय, अभी यहाँ पे इकोनॉमिक्स की अलग अलग क्राइटेरिया आ जाता है, अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में हमें, वो प्रोडक्ट के बारे में एक जो कोई पर्टिकुलर थॉट है वो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड करता है, उनकी सोच अलग होती है ना। सिर्फ और सिर्फ विजिबल टेंजिबल चीज़ों की बात होती है। कोई एक डेफिनेशन किसी और एक सोच के हिसाब से वहाँ पे जो सर्विस है उसको भी प्रोडक्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। इतने डिटेल में आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट आप ऐसा समझो जैसे कोई एक पेंसिल प्रोड्यूस हुई, एक पेन प्रोड्यूस हुई, तो जितना भी प्रोडक्ट है उनका जो मॉनेटरी टर्म्स में है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे गेहूं हमने प्रोड्यूस किया तो पूरे देश में कितने अमाउंट की कुछ चीज़ प्रोड्यूस हुई, तो उस हिसाब से भारत देश में कितना भी, मतलब करोड़ में होता है, मतलब समझो बहुत बड़ी अमाउंट होती है, उसका टोटल अमाउंट ऑफ वट एवर द प्रोडक्शन इज, उसमें से 22% हमारे देश में कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है उसमें से एग्रीकल्चर जो है अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द प्रोडक्शन, नेशनल प्रोडक्शन। क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स होल्ड अबाउट 18% कंट्रीब्यूशन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे पाकिस्तान इज डिपेंडेंट ऑन आवर टोमेटोज,
है ना, यहाँ से टोमेटोज जाते हैं, अगर हम एक्सपोर्ट करना बंद कर देना तो उनके खाने में से टेस्ट चला जाता है, समझ रहे हो। तो उसको यहाँ से जो टोमेटो पाकिस्तान में जाता है उसको हम एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो क्रॉप्स और अदर फार्म प्रोडक्ट्स वॉट एवर इट इज होल्ड्स अबाउट हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट है। जैसे आजकल तो हम हथियार रिलेटेड चीज़ें भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, दवाइयाँ भी हम एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी सारे देशों में, अफ्रीकन कंट्रीज में हम काफ़ी सारी दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। तो वॉट एवर द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट इज ऑफ इंडिया, उसमें से 18% कंट्रीब्यूशन क्रॉप्स एंड अदर फार्म प्रोडक्ट्स से जुड़ा हुआ है। और उसकी वजह से देखो ये वर्ड है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज। ये जब भी आएगा इकोनॉमिक में भी यही आता रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? गुजराती मीडियम स्टूडेंट को यहाँ पे विदेशी हुंडियामण, सिंपली इसको डॉलर बोल दो। क्या बोल दो? डॉलर। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, गलत नहीं हो गया, वो थोड़ा कर्सिव राइटिंग में थोड़ा हिल गया, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी देश को कुछ एक्सपोर्ट करते हैं देन वी यूज टू गेट फॉरेन एक्सचेंज मीन्स डॉलर। जैसे हम किसी भी देश को एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट, तो इट हैज़ टू बी डन इन यूएस डॉलर ओनली। ये मतलब एंटायर हमारे अर्थ का रूल है। यहाँ पे कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है तो हमें पेमेंट सिर्फ और सिर्फ यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके डॉलर्स में ही पेमेंट होता है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। इससे फ़ायदा क्या होता है? अगर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पड़े तो आपको अगर कोई इंपोर्ट करनी है तो वो आपको अच्छा लगता है, समझ रहे हो। तो इट अर्न्स ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ज़्यादा डिटेल में मत जाना अभी इस चैप्टर में। द इंडियन इकोनॉमी, इस 2 पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। देखो हम जमाने से, जब मैं पढ़ता था तकरीबन 20 साल हो गए, है ना, तभी भी भारत को एक खेती प्रधान देश माना जाता था। इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। आज की बुक में भी वही लिखा है, हम एक खेती प्रधान देश है। और जब तक हम सिर्फ और सिर्फ खेती प्रधान देश है, एग्रेरियन कंट्री है, तब तक हमारा विकास थोड़ा मुश्किल है। वी हैव टू डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी। देखो हम जब भी, जैसे हमारे 1 किलो टमाटो जा रहा है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, हमारा फार्मर है वो कितना कमाएगा। एट द सेम टाइम व्हेन वी बाय फोन, आईफोन कितना महंगा होता है। व्हेन वी बाय कंप्यूटर्स, उसके अंदर इंटेल का सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसेसर होता है, सॉरी, तो इंटेल का प्रोसेसर है वो इंडिया का नहीं है। तो ऑलमोस्ट अदर कंट्री इज गेटिंग इनकम फ्रॉम आवर एवरी परचेज, एवरी कंप्यूटर परचेज। द इंडियन इकोनॉमी जो है भारतीय अर्थतंत्र, इसीलिए तो हम थोड़ा पीछे हैं। हमें टेक्नोलॉजी हमें खुद डेवलप करनी चाहिए, हमें उसको खुद को बेचना चाहिए। द इंडियन इकोनॉमी इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दैट इज वाई इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री। भारत एक खेती प्रधान देश है। हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं, जो कि ऑलमोस्ट इरिलेवेंट है। पहले 2 पैराग्राफ पढ़ के नहीं जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में तो नहीं आने वाले। फिर क्या हुआ, हमें टेम्पो क्रिएट करने के लिए वो 2 पैराग्राफ तो पढ़ाने पड़ते हैं ना, ऐसे डायरेक्टली कैसे पढ़ाएंगे, वो तो हिट एंड रन हो गया। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ इंडिया 2 और मोर क्रॉप्स, ठीक है, ऐसा कैसे, क्यों? किसी भी देश, किसी भी एरिया में भारत के 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स आप लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इंसान है वो मेहनत ज्यादा करता है ना। फार्मर की बात कर रहे हैं, और वहां पे फैक्टर मतलब फर्टाइल प्लेन्स है, एकदम फलद्रुप जमीन है, फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राउंड द ईयर कल्टीवेशन। कहीं कहीं पे पूरे साल तक कल्टीवेशन करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत बढ़िया है ना। स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स, हमारे देश के जो फार्मर्स है, खेडूत है, पहले तो उनके अंदर दिमाग बहुत बढ़िया होता है। जो भी कितना भी इंटेलिजेंट बंदा ना हो, सिर्फ हम पढ़ लेते हैं ना, पढ़ने से मतलब सब कुछ हासिल नहीं हो जाता है। हमें लगता है वी आर स्मार्टर देन आवर फार्मर्स नो बेटर देन अस। उनको प्रैक्टिकल लाइफ में के बारे में भी हमसे ज़्यादा पता होता है। उनको बैंक का भी, काफ़ी सारे फार्मर्स को बैंक का भी हमसे ज़्यादा नॉलेज होता है ना। सो कभी भी किसी को अंडर एस्टिमेट मत किया करो। काफ़ी सारे लोग आपसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, आप सिर्फ क्या पढ़ के थोड़ा कलर ज़्यादा कर लेते हो। पहले वाला लाइन हम वापस पढ़ लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द एरियाज इन इंडिया 2 और मोर एन्युअली 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ले सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फर्टाइल प्लेस होता है, फेवरेबल क्लाइमेट फॉर राउंड द ईयर कल्टीवेशन है, इरिगेशन सिंचाई की सगवड़ें ज़्यादा है, पानी, इरिगेशन स्टैंड्स फॉर वाटर फैसिलिटीज, ऐसा समझ लो, है ना। और पहले के ज़माने में जब शादियाँ होती थी ना,
तो ऐसे बातें होती थी, मेरे पास इतनी बकरियां है, 100 बकरियां है, तो जल्दी शादी कर देते थे दुल्हन के पापा, लड़की के पापा समझ लो। फिर बोलते थे हमारा वहाँ पे बोर है, बोर मतलब पानी, हमारा जो खेत है वहाँ पे बोर मतलब वो नीचे से पानी आता है, समझ रहे हो ना, हमारा कुआं है। तो ऐसी बातें होती थी, है ना, हमारी इतनी गाय है। तो समय बदल गया, वक्त बदल दिया। लेकिन आज की तारीख में जहाँ पे गांव में प्रॉपर शादियाँ होती है, तो क्या सर हम प्रॉपर शादी नहीं करते? यार समझो, हम क्या नॉनसेंस। आजकल में ये एजुकेटेड लोग शादी करते हैं ना, 6 महीने में बोलते हैं आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, 6 महीने में डाइवोर्स, फिर वापस कोर्ट केस 3 साल करेंगे, फिर वापस शादी करेंगे, वापस डाइवोर्स करेंगे। तो हम जो गांव की शादी होती है वो मतलब छोटी छोटी बातों पे टूट नहीं जाती है। यहाँ पे तो मतलब किसी भी एकदम माइनर बात पे बोलते हैं सेट नहीं हो रहा है। क्या सेट नहीं हो रहा है? लाइफ है भाई, एक ही बार शादी होती है, 10 बार थोड़ी ना होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो वर्ड यूज मैंने किया। गांव के लोग अच्छे लोग। सर आप भी चले जाओ, गांव से ही आया हो ना, गांवठी तो हूं। स्किल्ड एंड हार्ड वर्किंग फार्मर्स, ठीक है। इवन देन द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इज नॉट सफिशिएंट। इतना सब कुछ होने के बावजूद एग्रीकल्चर की फील्ड में प्रोग्रेस अच्छा नहीं है। क्यों? हम वही पुरानी टेक्निक से फार्मिंग करते हैं। द इंडियन फार्मर्स आर जनरली बेचारे पुअर एंड अनएडुकेटेड। सर पहले आपने फार्मर्स के बारे में अच्छी अच्छी बात करी, बराबर है। देखो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम बोलते ऐसे 2 हिस्से हैं भारत के, जहाँ पे एक मतलब गुड़ी गुड़ी थिंग्स है, दूसरी जगह पे बैड बैड थिंग्स है, समझ रहे हो। तो एक ही देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। तो जो बेचारे मतलब सही में हद से ज़्यादा पुअर है, कुछ नीतियाँ हमारी खराब रही होगी, और कुछ बेचारे हद से ज़्यादा अनएडुकेटेड है। कुछ टीचर इसको अनएडुकेटेड बोलते हैं, मेरे जैसे टीचर इसको अनएजुकेटेड बोलते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो बोलना है वो बोलना। मैं एक ही लेक्चर में दोनों प्रोनाउंसिएशन मेरे को जहाँ पे ठीक लगेगा ऐसा करता रहूँगा, यू नो। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया इज मच लेस कंपेयर टू द वर्ल्ड ड्यू टू रीजंस लाइक इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। देखो पहले तो हमारे देश के बारे में अच्छी अच्छी बातें करी गई, फिर ऐसा बोला गया कि भारत देश में दूसरे देशों के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम है। क्यों? उसके कारण दिखाओ फिर। इनएडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन की सगवड़ नहीं है, बराबर है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में, जैसे हमें ऐसा लगता है जैसे मुंबई है ना, इट इज़ एन इकोनॉमिक कैपिटल, इट इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, आर्थिक राजधानी है हमारी। इतना पैसा तो कहीं पे भी नहीं है। बीएमसी है, बॉम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसका जो बजट है ना वो तो छोटे छोटे देशों के बजट से भी उसका बजट ज़्यादा होता है, बराबर है। फिर भी महाराष्ट्र में कुछ जगह ऐसी है, महाराष्ट्र में 3 या 4 स्टेट को छोड़ दो, बराबर है ना, उसको छोड़ के पूरा महाराष्ट्र, जैसे विदर्भ रीजन है, बराबर है, मैप में देख लेना कितना बड़ा रीजन है ना। हद से ज़्यादा गरीबी है वहाँ पे, हद से ज़्यादा। पानी का मतलब ठिकाना नहीं होता है समर के दौरान। और इतने सालों से ये लोग क्या किया क्या पानी के लिए? कोई प्लानिंग है हमारे पास? वी हैव टू प्लान, ठीक है। जो वैसे हम पढ़ाते हैं, हमें पॉलिटिकल कमेंट्स नहीं करना चाहिए, तो मैं दूर रहूँगा ऐसे कमेंट करने से, लेकिन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में 3 या 4 सिटीज़ के अलावा भी एक महाराष्ट्र है। देश में काफ़ी सारी जगह पे पानी की कमी है, सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ। इरिगेशन, इरेगुलर एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रेन। अभी जब हम छोटे थे तो ऐसा सुनते थे यहाँ पे बरसात नहीं गिरी, बरसात नहीं गिरी, वहाँ पे बरसात नहीं गिरी, सूखा पड़ गया। लेकिन अब तो क्या है, पूरा सिस्टम हमने चेंज कर दिया है। सर हमने नेचुरल सिस्टम, यस, हमने जो पॉल्यूशन बढ़ाया उसकी वजह से, हम जब छोटे थे ना तब ऐसे नैऋत्यनु चौमासु है वो बोलता था, फिर बंगाल की खाड़ी से आता था चौमासा। तो 2 प्रकार की सिस्टम सक्रिय थी, बराबर है। अभी तो हद से ज़्यादा, एक कच्छ में भी सिस्टम है। कभी आपने सुना था कि कच्छ में बाढ़ आ जाए, राजस्थान में हद से ज़्यादा बरसात आ जाए, है ना। बिहार में तो हर साल बाढ़ आती है। क्यों आती है? क्यों आती है बिहार में बाढ़? उसके ऊपर भी गूगल कर लेना, बिहार पे बाढ़ क्यों आती है। सर आपको नहीं पता है। मोर पॉपुलेशन, लार्जर फैमिली, स्मॉलर फार्म्स, नो इंटरेस्ट इन एक्सपेरिमेंटेशन। हाँ, हम एक्सपेरिमेंटेशन से थोड़े दूर रहते हैं, हमारे फार्मर्स, बराबर है। जैसे हमारा ये एक लड़का है, नाम नहीं बोलेंगे, कल एक पेरेंट का फ़ोन आ गया था कि आप मेरे लड़के का नाम वीडियो में क्यों बोलते हो। उनका वहाँ पे राजस्थान में रहता है, वहाँ पे वरियाली का है।
वरियाली उगाते हैं, बराबर है। मैंने बोला मेरे लिए भी लेके आ, समझ रहे हो, 1-2 किलो वरियाली समझते हो ना, शायद सौंफ बोलते हो उसको। लेस यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, मतलब उनके पूर्वज भी वरियाली उगाते थे, उनके पूर्वज भी वरियाली उगाते, मतलब वरियाली उगाते रहेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का लेस यूज करेंगे वो लोग। मॉडर्न मशीनरी तो यूज ही नहीं करेंगे। साइंटिफिक अप्रोच फॉर कल्टीवेशन तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बराबर है। ऐसे लेयर फार्मिंग, समझ रहे हो, जो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया ने इन लोगों ने मतलब एग्रीकल्चर में अच्छे किसी टेक्निक, साइंटिफिक टेक्निक का अप्रोच रखा है। फिर एडुकेटेड, देखो आया वो वर्ड, कुछ टीचर बोलते हैं एडुकेटेड, है ना। मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये क्यों हुआ है? देखो ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जमीन में काम करना, हाथ गंदे होना, फलाना ढींका एंड ऑल दोज थिंग्स, उससे अच्छा इन लोगों ने अपनी नई वाली जनरेशन को शहर में लेके आ गए। शहर में पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा फैमिली, देन शहर में कमाते। फिर इनकी एक अंदर से एक इच्छा होती है कि गांव में जो हमारा घर था उसको मतलब अच्छा सा बनवा देते, गांव में अच्छा घर बनवा देते। फिर भी रहने तो नहीं जाएंगे, पता नहीं क्यों बनवा रहे हैं ये लोग, ठीक है ना। हाँ, मे बी पॉसिबल कि अड़ोस पड़ोस के लोगों को, गांव के लोगों को बताना चाहते हैं कि मैं शहर में बहुत पैसा कमा लिया और यहाँ पे तगड़ा बगड़ा। फिर एसी भी लगवाते हैं, है ना। हाँ, मुझे फ़ोटो भी बताते हैं कि देखो गांव में मैंने अच्छा वाला घर वाला बना लिया। समझ नहीं आता मुझे क्यों करते हैं, बट ठीक है, हर एक इंसान को दिखावा करना अच्छा लगता है। एडुकेटेड मास ऑप्टिंग अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से काफ़ी सारे लोग दूर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अभी तो बोला। द सो कॉल्ड लोअर स्टेटस फॉर एग्रीकल्चर इन द सोसाइटी, फिर जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है वो उनको ऐसा लगता है दैट वी बिलोंग टू अ लोअर कास्ट। इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच विल बी वन ऑफ द IMP पोर्सन ऑफ योर एग्जाम। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग, है ना। टाइप्स ऑफ फार्मिंग का जो न्यूमेरिक्स है या तो फिर एब्रीविएशन है, मैं आपको आखिरी में बताता हूँ। सब सेट है हमारी लाइफ। वन ऑफ द IMP पोर्सन याद रहता है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग देखो, द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एंड द एंटायर इंडियन इकोनॉमी आर एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर। ठीक है, नॉर्मल लाइन है, नॉर्मली रखेंगे। जो हमारे जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन है भारत के लोगों की, एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, मतलब कि जिस हिसाब से देश चलता है, एंड द एंटायर इंडियन इकोनॉमी, जो भारत का पूरा अर्थतंत्र है वो एग्रीकल्चर से एसोसिएटेड है ना। उसके हिसाब से फार्मिंग टाइप्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इरिगेशन मेथड, सिंचाई की सगवड़ों के हिसाब से, फार्म आउटपुट्स एज वेल एज इकोनॉमिक रिटर्न्स के हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में 6 टाइप्स है, ठीक है ना। एब्रीविएशन में आपको बता रहा हूं। पहले तो आता है सबसे पहले सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसका गुजराती होता है जीवन निर्वाह खेती। सर क्यों इतना स्लो बोल रहे हो? देखो उसके नाम से ही पता चलता है व्हाट डू यू मीन बाय जीवन निर्वाह खेती। देखो यहाँ पे जो भी व्हाट एवर whosoever इज द फार्मर, जो भी फार्मर होगा ना, उस बेचारे के पास एकदम छोटा सा टुकड़ा होगा लैंड का। अब छोटे से टुकड़े के ऊपर वो कितना इन्वेस्टमेंट लगाएगा, और जितना भी क्रॉप वो उगाएगा बेसिकली उसकी फैमिली के लिए ही वो मोर देन इनफ रहेगा, है ना। उसी को हम बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। क्या बोलना बेटा? सबसिस्टेंस फार्मिंग। मतलब कि कुल मिला के मोटे मोटे तौर के ऊपर, है ना। किसने सिखाया था हमें? वो हरियाणा की बॉर्डर के ऊपर जो राजस्थान में रवि रहता है ना, उसी ने हमें सिखाया था, मोटे मोटे तौर के ऊपर। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या? जीवन निर्वाह खेती। एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा होगा और उसके ऊपर वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएगा, बराबर है। महंगी फर्टिलाइजर भी अप्लाई नहीं कर पाएगा बेचारा, इंसेक्टिसाइड को भी वो यूज़ नहीं कर पाएगा, कॉस्टली सीड्स को भी वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो ना। तो जितना भी क्रॉप वो उगाएगा वो किसके लिए इनफ होगा? मोर देन इनफ होगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, बच्चों को खिला सके। जैसे वो काइंड ऑफ लैंचो था ना, समझ रहे हो। तो आज़ादी के बाद मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इम्प्लीमेंटेड। पहले तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एग्रीकल्चर के विकास के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाले थे, लेकिन फिर भी येट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज वेरी वीक इवन टुडे। फिर भी कुल मिला के जो भारत देश ने, भारत गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए इतना कुछ किया ना, उसके बावजूद
जो भारतीय फार्मर है, भारतीय खेडूत है, उनके हालात अभी भी नाजुक है। वीक मतलब लुक, जब भी कंटेक्स्ट को चेंज नहीं करना चाहिए। वीक मतलब यहाँ पे फिजिकली वीक नहीं होती है, यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन इनकी खराब है, आर्थिक कंडीशन खराब है, ऐसा आप बोल दो, है ना। तो आपको जब भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में लिखना है, सबसे पहला वाला लाइन क्या हो गया, आजादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, भारतीय गवर्नमेंट ने इंडियन फार्मर्स के लिए, इंडियन एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी येट, है ना, इनकी जो आर्थिक कंडीशन है, आर्थिक परिस्थिति है, पैसों की परिस्थिति है, अभी भी हद से ज्यादा वीक है आज की तारीख में, इवन टुडे। और इसीलिए वो लोग महंगे महंगे कॉस्टली सीड्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते, महंगे सीड्स। देखो ये सीड्स की बड़ी महिमा होती है, जैसे इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है, अभी से बता देता हूं, मैं बताऊंगा बीटी सीड्स, है ना। ये एक पर्टिकुलर स्टेट है जिसने कॉटन के अंदर बीटी सीड्स का यूज करके वो मतलब टॉप पर है स्टेट। ये उस स्टेट की बात कर रहे हैं हम, जिस स्टेट का बुक आप अभी पढ़ रहे हो, जिसके लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उस पर्टिकुलर स्टेट की हम बात कर रहे हैं। हाँ, हम गुजरात की बात कर रहे हैं। हमने बीटी सीड्स को एडॉप्ट किया है और कॉटन में नंबर 1 बने हैं हम, समझ रहे हो। तो जो कॉस्टली सीड्स होते हैं, अब नए नए प्रकार के सीड्स आए हैं डेवलप्ड। फर्टिलाइजर्स, ये जो बेचारे गरीब फार्मर्स हैं ना, तो वो कॉस्टली सीड्स को एडॉप्ट कर पाते हैं, ना वो महंगे महंगे फर्टिलाइजर्स को एडॉप्ट कर पाते हैं, और ना तो इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स वो चीज है जो कीड़ों को मारने के लिए यूज होती है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज होती है, आर नॉट अफोर्डेबल इन स्मॉलर फार्म होल्डिंग्स। ये तो जब हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया तभी हमने बोला ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग वो फार्मर्स करते हैं जिनके पास लैंड का एक छोटा सा पोर्शन है, बराबर है। अब छोटा सा पोर्शन है, इसीलिए वो ना वो कॉस्टली सीड्स है उसको अफोर्ड कर पाते हैं, ना वो फर्टिलाइजर्स को अफोर्ड कर पाते हैं, ना ही वो इंसेक्टिसाइड्स को अफोर्ड कर पाते हैं, समझ रहे हो ना, क्योंकि उनका फार्म होल्डिंग कैसा है, छोटा है। एट द सेम टाइम द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट। वो लोग जो भी उगाएंगे वो कितना होगा, सफिशिएंट मतलब उतना पूरता है, फॉर हिज फैमिली, है ना, एंड कंज्यूम्ड एंड इज कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। वो इतना कम उगाएंगे कि वो जो है जितना भी उगाया, वॉट एवर, गेहूं है, वॉट एवर जो भी उगाया, वो उसकी फैमिली के लिए ही पूरता है, किसी और के लिए वो बेच के वो पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि अगर पैसा कमा लेंगे तो उनका खुद का पूरे साल का खाना कहाँ हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग, और इसी को हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलेंगे। सो इवन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिविटी फॉर लाइफ मेंटेनेंस ओनली। देखो ये लाइन को थोड़ा एग्जैजरेट करके बताया गया है, सही में ये लाइन वैसे बनता नहीं है मेरे हिसाब से, समझ रहे हो क्यों, मतलब ये गलत बात है। अगर हर एक फार्मर, देखो बहुत गलत तरीके से लिखा गया है, यहाँ पे ओनली लिखा गया है, ये तो गलत बात है ना। हर एक फार्मर सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं कर रहा है, तो ओनली वर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। सो इवन टुडे, लेकिन बुक में लिखा है, आपको लिखना है। सो इवन टुडे इंडियन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड टू बी एन एक्टिविटी फॉर लाइफ मेंटेनेंस ओनली। ऐसा कैसे हो सकता है, हर एक फार्मर्स थोड़ी ना लाइफ मेंटेनेंस के लिए एग्रीकल्चर करता है ना, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी हद तक इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन बुक में जो है हमें लिखना पड़ेगा। देयर आर टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आया सबसिस्टेंस फार्मिंग, है ना। सबसिस्टेंस फार्मिंग में सबसे पहले हमने वो लाइन लिखा कि भारतीय गवर्नमेंट ने हमारे देश में एग्रीकल्चर के लिए अच्छे अच्छे काम किए, फिर भी आज की तारीख में भारतीय फार्मर है वो थोड़ा इकोनॉमिकली पैसों के हिसाब से वीक रह गया। फिर वो जो फार्मर है वो कॉस्टली सीड्स, महंगे सीड्स नहीं परचेस कर पा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, वो बुक है। एट द सेम टाइम वो फर्टिलाइजर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके साथ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि वो इंसेक्टिसाइड्स यूज करे इन स्मॉलर फार्म होल्डिंग्स। उसके साथ इन्होंने इस फार्म के ऊपर जितना भी प्रोड्यूस किया, द फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली। जितना भी प्रोड्यूस किया वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को ही खिला पिला सकता है, एंड उसका यूज इज कंज्यूम्ड इन द मेंटेनेंस ऑफ हिज फैमिली, ऑफ द फैमिली, समझ रहे हो। नाउ दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। आखिरी वाला लाइन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो लाइन मुझे भी पसंद नहीं है, फिर भी पढ़ लेते। सो इवन टुडे, आज की तारीख में इंडियन का एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड
टू बी एन एक्टिविटी फॉर लाइफ मेंटेनेंस ओनली। हमने सबसे पहले पढ़ा सबसिस्टेंस फार्मिंग। हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जाते हैं। आई होप आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया। देखो मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता तो हूँ, बट याद करने का तरीका भी सिखाता हूँ। द वन एंड ओनली इन द एंटायर वर्ल्ड, यूनिवर्स भी बोल दो, समझ रहे हो, सिग्मा सर। वो म्यूजिक अभी बजेगा थोड़ी देर बाद। ऐसा सिस्टम जब जब भी मैं सिग्मा सर बोलूंगा ना, पीछे से बैकग्राउंड में म्यूजिक या इट्स ओके। ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती। हाँ बजा, देखो हमारे बच्चे बड़े होशियार है, बैठे हैं यहाँ पे। धरा राठौड़ है, अमन प्रजापति है, अनुज बैठा है, रवि बिश्नोई बैठा है, प्रियांशु महाराष्ट्र से अभी ही इंपोर्ट किया हमने, बराबर है ना, और गोलू बैठा है, ठीक है। ड्राई फार्मिंग, बीच में से म्यूजिक बजा रहे थे। ड्राई फार्मिंग मतलब सूखी खेती। अब सूखी खेती आपको क्या लगता है कहाँ पे होगी, है ना, जहाँ पे पानी की कमी हो। मेरे हिसाब से राजस्थान को पकड़ लेते हैं, है ना, समझ रहे हो, राजस्थान में होगी। और यहाँ पे अगर पानी की कमी है ना, तो जो क्रॉस भी उगाए जाएंगे ना, क्रॉस भी उगाए जाएंगे, वो भी मतलब सस्ते ही रहेंगे, समझ रहे हो। ड्राई फार्मिंग कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे पानी की कमी है, एट द सेम टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। लिखना क्या है, सूखी खेती गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहला वाला पॉइंट था सबसिस्टेंस फार्मिंग, बराबर है, वो न्यूमेरिक्स के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। ड्राई फार्मिंग वेयर द रेनफॉल इज इनएडिक्वेट, बरसात की कमी है ना, जहां पे भी बरसात की कमी है वहीं पे सूखी खेती होगी। एंड एट द सेम टाइम हमने बोला इरिगेशन फैसिलिटीज की भी कमी है। अगर पानी आ जाता तो फिर वो वेट फार्मिंग हो जाता। अगर इरिगेशन फैसिलिटीज होती, बरसात की कमी और इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है तो फिर वो वेट फार्मिंग हो जाती। लेकिन यहां पे तो ड्राई फार्मिंग है, तो आपको लिखना क्या है, बरसात की कमी, एट द सेम टाइम इरिगेशन फैसिलिटीज की भी कमी, समझ रहे हो। देखो ये पूरे चैप्टर में जब जब भी इरिगेशन आए ना, तो उसको सीधा पानी से डिनोट कर लो कि हम पानी की बात कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं बेटा। इरिगेशन फैसिलिटीज आर लेस देयर। फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन, एक तो कम बरसात, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं, तो फिर जब जब भी छोटा छोटा बरसात गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा। और देखो यहाँ पे जब भी हम ऐसे कोई क्रॉप लिया जाता है ना, तो कम बरसात की वजह से जमीन के अंदर थोड़ा सा बहुत मॉइस्चर सा रह जाता है, भेज सा रह जाता है, और ह्यूमिडिटी सा रह जाता है, उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उसी की वजह से, उसी की हेल्प की वजह से थोड़ा बहुत फार्मिंग हो सकता है, बराबर है। और यहाँ पे पूरे साल में कितने क्रॉप्स लिए जा सकते हैं बेटा, एक ही बार। ओनली वन क्रॉप इज टेकन, किसकी मदद से, थ्रू द ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेटेड विद इन द लैंड, जमीन के अंदर जो ह्यूमिडिटी एक्यूमुलेट हो चुकी है, इकट्ठा हो चुकी है, उसके वजह से, उसकी मदद से एक बार आप क्रॉप ले सकते हो, ठीक है। दिस इज नोन एज सूखी खेती, ड्राई फार्मिंग। इसी को तो हम ड्राई फार्मिंग बोलेंगे, क्योंकि देखो बरसात की कमी है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी कम है, बराबर है, और पूरा का पूरा जो फार्मिंग है वो बरसात के ऊपर ही डिपेंडेंट है। यहां पे आप कितने क्रॉप्स ले सकते हो पूरे साल के दौरान, वन क्रॉप इज टेकन थ्रू द ह्यूमिडिटी accumulated within the land, at the same time this is known as dry farming, ठीक है। यहाँ पे क्या उगा सकते हो, सस्ते क्रॉप्स याद आए वो लिख देना, जैसे जुआर है, गरीब क्रॉप, मिलेट बाजरा बोलते हैं उसको, पल्सिस यानी दाल, विच रिक्वायर लेस वाटर आर ग्रोवन हियर, इनको कम पानी की जरूरत होती है ना। देखो जुआर को कम पानी की जरूरत होती है, सस्ता है समझ लो। मिलेट जो बाजरा है, फिर पल्सिस, इनको कम पानी की जरूरत होती है, तो उसको यहाँ पे सिखाया जाता, उगाया जाता है। इन गुजरात wheat and gram are grown in the humid soils after the monsoon is over। देखो जब जब भी मानसून ऐसे जब भी कहीं जगह पे कम बरसात गिर रही है और वहां पे ड्राई फार्मिंग की जरूरत है, तो गुजरात में ऐसी जगहों पे वीट और ग्राम हम उगाते हैं, चना, इन द ह्यूमिड सॉइल्स आफ्टर द मानसून इज ओवर। तो हमारा वेट फार्मिंग हो गया, बराबर है, सॉरी हमारा हो गया सबसिस्टेंस फार्मिंग, बराबर है। उसके बाद में हम सीधा ड्राई फार्मिंग के ऊपर आए। कोई डाउट है आपको, वेट फार्मिंग के अंदर क्या था, इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने काफी सारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किया, प्रोजेक्ट्स किया, लेकिन फिर भी आर्थिक परिस्थिति फार्मर्स की जो है वो थोड़ी खराब ही रही, आज की तारीख में भी खराब है। फिर वो जो फार्मर्स है वो कॉस्टली सीड अफोर्ड नहीं कर पाते, फर्टिलाइजर्स अफोर्ड नहीं कर पाते,
एंड इंसेक्टिसाइड्स, यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स भी वो अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसीलिए फार्म प्रोडक्शन इज जस्ट सफिशिएंट, अपनी फैमिली के लिए ही इनफ है, और जो भी फार्म प्रोडक्शन हो गया वो उनकी फैमिली को ही पूरा करने में चला जाता है। फॉर आखिरी वाली लाइन मुझे पसंद नहीं है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। दिस इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग के बारे में हमने क्या देखा कि यहाँ पे कम बरसात होगी, बराबर है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी कैसी होगी, कम होगी, और इसीलिए जो भी फार्मिंग होगी वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, छोटे मोटे रेन के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे आप कितने क्रॉप्स उगा सकते हो ड्राई फार्मिंग के तहत, एक ही क्रॉप, ओनली वन क्रॉप इज ग्रोन ओवर हियर, टेकन थ्रू द ह्यूमिडिटी अक्यूमुलेटेड इन द विद इन द लैंड, दिस इज नोन एज ड्राई फार्मिंग। नाउ यहाँ पे आप क्या उगाओगे, ज्वार, मिलेट, पल्सेस विच रिक्वायर लेस वाटर, और गुजरात में वीट और ग्राम उगाते हैं, बराबर है। हम जब मानसून खत्म हो जाता है तब वीट और ग्राम उगाना पसंद करते हो आप। अब हम थर्ड टाइप के ऊपर जाएंगे, बराबर है। देखो मैं बता दूं, यहां पे मैंने क्या बनाया है, इसका न्यूमेरिक्स बोलते हैं हम उसको, एस है ना, इसको हम बोलेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। डी जो है इट इज अ ड्राई फार्मिंग, वेट फार्मिंग को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, शिफ्टिंग जूम एग्रीकल्चर है उसको हम ऐसे ही बोलेंगे, ऑब्वियसली एस से डिनोट करेंगे, गुजराती में जूम एग्रीकल्चर है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर को पी बोलेंगे, और इसके बाद में छठा प्रकार है जिसको हम बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, सघन खेती, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स। इसको हम याद कैसे रखेंगे, देखो आपको पता होना चाहिए शिखर धवन और उनकी वाइफ, उनका डाइवोर्स हो चुका है और उनका लड़का शिखर धवन की वाइफ के पास है, बराबर है। तो स्टोरी देखो हमारी, हम कैसे याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, एसडी बोले तो शिखर धवन है ना, एसडी स्टैंड्स फॉर शिखर धवन। शिखर धवन की वाइफ का लड़का, उनके पापा शिखर धवन की वाइफ के लड़के के पापा इंडिया में रहते हैं। देखो आपको पता होना चाहिए उनकी वाइफ एक ऑस्ट्रेलियन है और वो दोनों ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं मैं क्या बोलना चाहता हूं, शिखर धवन की वाइफ के लड़के के पापा इंडिया में रहते हैं, मतलब ये जो पापा है वो शिखर धवन खुद है। याद करने के लिए कुछ भी करना पड़ता है, और सिग्मा सर जब ऐसे न्यूमेरिक्स कराता है ना, मतलब सिग्मा सर ही कराता है। शिखर धवन की वाइफ, एक्स वाइफ बोल सकते हो आप, के सन के पापा इंडिया में रहते हैं, SDWSPI। कोई डाउट है? नहीं है, मतलब गजब सेट करते हैं हम, वो फिर हम ही सेट करते हैं और इमीडिएटली सेट करते हैं, बराबर है ना। S स्टैंड्स फॉर सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसकी 4 लाइन कैसे लिखनी है मैंने बताया, बेस्ट वे में बताया, अब दूसरी बार नहीं बताऊंगा। ड्राई फार्मिंग वो भी मैंने बेस्ट वे में बताया, अब नहीं बताऊंगा दूसरी बार। अब हम वेट फार्मिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, SDWSPI है ना, शिखर धवन की वाइफ की लड़के के पापा इंडिया में रहते हैं, वेट फार्मिंग। अब वेट फार्मिंग कहाँ पे होगी, जहाँ पे हद से ज़्यादा बारिश होती होगी, या तो फिर इरिगेशन फैसिलिटीज हद से ज़्यादा अच्छी होगी, ये तो बनता ही बनता है ना, और अच्छे क्रॉप्स ले पाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है। वेट मतलब भीनी खेती, गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स। वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हैवी रेन, जहाँ पे हद से ज़्यादा बढ़िया बरसात गिर रहा है वहाँ पे हम वेट फार्मिंग करेंगे। एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, या तो हद से ज़्यादा बरसात हो रही है वहाँ पे वेट फार्मिंग होगी, या तो फिर इरिगेशन फैसिलिटीज हद से ज़्यादा बढ़िया है, और अगर वहाँ पे बरसात नहीं गिर रही है, देयर इज नो रेनफॉल, और इफ इट इज इनसफिशिएंट, बरसात की कमी है, मोर देन वन क्रॉप इज टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, वो तो हमने पहले ही पढ़ा। वेट फार्मिंग में क्या होता है, या तो बरसात ज़्यादा गिर रही है और बरसात की अगर कमी है तो आप इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है तो वहाँ से क्रॉप ले सकते हो। अगर बरसात की कमी है, अगर बिल्कुल गिर भी नहीं रहा है, देयर इज नो रेनफॉल, या तो फिर और इनएडिक्वेट रेनफॉल, देन मोर देन वन क्रॉप इज टेकन विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, दैट्स इट, बात खत्म। कोई डाउट है? नहीं है। वेरिन मतलब जहां पे आप कुल मिला के, जहां पे आप, ये न्यूमेरिक्स फिर से एक बार आखिरी में एंड में वापस एक बार करवा दूंगा, अभी उसको डिलीट मार दिया मैंने। जहां पे आप पैडी उगा सकते हो, पैडी मतलब राइस, पूरे चैप्टर में दूसरी बार रिपीट नहीं करूंगा, पैडी मतलब राइस। शुगर कैन मतलब शुगर गन्ना है ना, गन्ना, उत्तरायण का वक्त आ रहा है, आपको पता है शुगर कैन मतलब क्या। कॉटन, वीट, वेजिटेबल्स आर ग्रोन। देखो वेट फार्मिंग बड़ा इजी जाता है। वेट फार्मिंग कहां पे होगा, जब जहां पे हद से ज्यादा बरसात हो रहा है,
या तो फिर बरसात की कमी है तो इरिगेशन फैसिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, समझ रहे हो, समझ ही रहे हो। और यहां पे आप क्या बात देखो, एक्चुअली वीट को है ना कम बरसात चाहिए, हाँ पेड़ी बरसात की मात्रा वो सब हम नीचे देखेंगे, बरसात की मात्रा ज्यादा है ना वहां पे पेड़ी को लिखी डालने का। शुगर गन्ना, कॉटन, वीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ओवर हियर। वापस एक बार, वेट फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द रीजन्स जहां पे हद से ज्यादा बरसात हो रहा है ऑफ हैवी रेन एंड, या तो फिर एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज। अगर गलती से वहां पे बरसात नहीं गिरा तो क्या, या तो फिर कम बरसात गिरा तो क्या, क्योंकि ये वेट फार्मिंग है बेटा, इरिगेशन फैसिलिटी से आपका काम चल जाएगा। मोर देन वन क्रॉप्स कैन बी टेकन विद द हेल्प ऑफ द irrigation. If there is no rainfall or if it is insufficient, more than one crop is taken with the help of irrigation. जहां पे वेरिन, वेरिन मतलब क्या, जहां पे आप पैडी, शुगर गन्ना, मेरा वर्ड है शुगर कैन बोल दो, गन्ना मत लिख लेना एग्जाम में, मैं पहले से शुगर गन्ना बोलता हूं, आई एम यूनिक। कॉटन, व्हीट एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ओवर हियर। अब मेरे हिसाब से हमारे तीन बहुत बढ़िया हो गए, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ड्राई फार्मिंग एंड वेट फार्मिंग। तीनों तो मतलब एवे ही, मतलब 4 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आया ना तो मतलब आपको लिख के ही आना है। अब हम करते हैं जूम बराबर जूम खेती। कौन सी खेती, शिफ्टिंग खेती। देखो उसके नाम में क्या है, शिफ्टिंग। शिफ्ट मतलब ये लोग शिफ्ट कर रहे होंगे, है ना, चेंज कर रहे होंगे जगह को। ऐसा कब होता है, देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मतलब एक ऐसे जंगल बंगल है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे पेड़ है, मैंने 2 दिखा दिए। अब इफ आई वांट टू डू अ काइंड ऑफ एग्रीकल्चर तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये सब पेड़ को काट डालूंगा, बराबर है। ये पेड़ को काट डालने के बाद, जला डालने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 या 3 साल तक एग्रीकल्चर करूंगा। उसके बाद में इसकी सब फर्टिलिटी चली जाएगी तो मेरे क्रॉप्स ढंग से आएंगे नहीं। तो मैं क्या करूंगा, ये सेम चीज दूसरी जगह पे जाके रिपीट करूंगा, किसी और जंगल में जाऊंगा, सब पेड़ काट डालूंगा, वापस वहां पे एग्रीकल्चर 2 या 3 साल करूंगा, वापस किसी और जगह पे जाऊंगा। आप समझ रहे हो, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको पहले तो जंगल को जलाना है। क्या करना है, जंगल को जलाना है, उसको साफ करना है। उसके बाद में 2 या 3 साल तक एग्रीकल्चर करना है, खेती करना है। जैसे ही 2 या 3 साल करोगे लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि सभी न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स में आ गए, है ना। उसके बाद में क्या हो जाएगा, वापस किसी और जगह पे जाओ, वापस सेम प्रोसीजर रिपीट करो, आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी खत्म हो गया, है ना। शिफ्टिंग जूम एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग का मतलब ठीक है, उसको नाम हमने दिया है जूम बराबर जूम एग्रीकल्चर। वो ठीक है, वो एक्चुअली होता है जूम बराबर जूम शराबी, ये होता है जूम बराबर जूम एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हियर, यहां पे हम क्या करेंगे, जंगलों को जलाएंगे, फॉरेस्ट आर बर्न्ड एंड क्लियर्ड एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर। पहले तो जंगलों को हम क्या करेंगे, जलाएंगे, जलाने के बाद जो भी है वो क्लियर भी कर देंगे, साफ सुथरा भी कर देंगे, और उसके बाद में वहां पे फार्मिंग विल बी कैरिड आउट देयर, इज कैरिड आउट देयर। मैं ग्रामेटिकल फिर भी सही था। द फार्मिंग टेक्स प्लेस फॉर 2 or 3 years। हमने क्या बोला, बिकॉज इट इज अ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, आप वहां पे 2 या 3 साल तक फार्मिंग करोगे, दैट्स इट। बाद में क्या करोगे, बाद में क्या करोगे, व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, 2 या 3 साल तक एग्रीकल्चर लोगे एक ही जमीन के ऊपर फर्टिलाइजर डाले बिना, है ना, तो फिर उसकी फर्टिलिटी भी कम होनी है ना। व्हेन द सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस्ड, जबकि उसकी फलद्रुपता कम हो जाएगी, दैट एरिया इज अबंडेंड, आप उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ के चले जाओगे, अबेंडेंड, छोड़ दिया आपने उस एरिया को। एट द सेम मेथड इज अप्लाइड टू स्टार्ट फार्मिंग एट अदर प्लेस। और ये पर्टिकुलर्स, ये जो मेथड आपने किया ना, क्या किया, किसी जंगल पे गए, पेड़ को काटा, जलाया, बराबर है, साफ किया, एग्रीकल्चर किया, 2-3 साल एग्रीकल्चर किया, फर्टिलिटी कम हो गई, दूसरी जगह पे चले गए, सेम प्रोसीजर रिपीट करना है। दिस इज कॉल्ड जूम कल्टीवेशन या तो फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। यहां पे आप सीरियल्स उगा सकते हो, वेजिटेबल्स उगा सकते हो इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। द प्रोडक्शन इज लेस इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन हद से ज्यादा कम होता है। देखो हमने क्या देखा, सबसिस्टेंस फार्मिंग देखा, उसको हम जीवन निर्वाह खेती बोलते हैं। हमने ड्राई एग्रीकल्चर देखा, हमने वेट एग्रीकल्चर देखा। अभी हम पढ़े शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जूम बराबर जूम एग्रीकल्चर। वो बाकी का मत बोलना है ना, जूम एग्रीकल्चर ही लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पे रिपीट एक बार पढ़ लेता हूं, बाकी हो गया। हियर फॉरेस्ट आर बर्न्ड एंड क्लियर्ड एंड फार्मिंग इज कैरिड आउट देयर। द फार्मिंग टेक्स प्लेस फॉर 2 or 3 years, 2 or 3 years, ठीक है। व्हेन सॉइल फर्टिलिटी इज रिड्यूस, जब भी फर्टिलिटी कम हो जाती है,
द एरिया इज दैट पर्टिकुलर एरिया इज अबेंडेंड, एरिया को छोड़ दिया गया है, एंड द सेम मेथड इज अप्लाइड टू स्टार्ट फार्मिंग एट अदर प्लेस, दूसरी जगह पे फार्मिंग करने के लिए सेम मेथड को अप्लाई किया जाता है। दिस इज कॉल्ड जूम एग्रीकल्चर। यहां पे आप क्या उगाना पसंद करोगे? सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग। द प्रोडक्शन इज प्रीटी मच लेस इन दिस पर्टिकुलर फार्मिंग। हम देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं ना। अगेन रिपीट करता हूं, सबसे पहले हमारा हो गया, कौन सा हो गया? सबसिस्टेंस फार्मिंग हो गया, हमारा ड्राई फार्मिंग हो गया, वेट फार्मिंग हो गया, शिफ्टिंग यानी जूम एग्रीकल्चर हो गया, प्लांटेशन, इसमें आपको तगड़ा पैसा चाहिए, है ना। इसका एग्जाम्पल आप सभी हो तारक मेहता की जनरेशन से बिलोंग करते हो, तो आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा ही देखा है ना। तकरीबन आपका जन्म उसी साल हुआ जब अराउंड तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ। तो आपने वो उसका लड़के का क्या, वो पंजाबी लड़के का नाम क्या था? गोगी, पंजाबी। तो वो जो पंजाबी लड़का था, पता है, एक बार मैंगो के पेड़ के ऊपर चढ़ गया था, याद है? तो उसका जो ऑनर था, लैंड ऑनर था, उसने उसको जब्त कर लिया था, पेड़ से नीचे उतरने ही नहीं दे रहा था। आपको वो याद है? जस्ट याद करो, प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर होता है, मतलब गुजराती में उसको बागायती खेती बोलते हैं। यहां पे बड़े बड़े मतलब गार्डन्स ऑक्यूपाई करने पड़ते हैं हमें, जिसको हम गुजराती में बाग बोलते हैं। अब जैसे मैंगो है, तो मैंगो का एक पेड़ नहीं होता, उसके मतलब प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े एरिया को कवर करते हैं। एट द सेम टाइम कैरी, मैंगो को देख के सबको ललचा जाते हैं। तो वहाँ पे आपको मतलब सिक्योरिटीज के लिए वो मतलब उसको बॉर्डर टाइप ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स बनाना पड़ता है, नहीं तो ये गोगी जैसे लोग अंदर घुस जाते हैं, समझ रहे हो ना। और फिर क्या, अगर आपने कुछ उगा दिया तो वो वेरी नेक्स्ट ईयर आपको प्रोडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा। इट विल टेक टाइम, इट टेक्स इन्वेस्टमेंट। पहले तो आपको बहुत सारा बड़ा वाला लैंड चाहिए, दैट इज वन थिंग। उसके बाद में इंतजार करना पड़ता है, जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है उसके बाद में आपको प्रोडक्शन मिलता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज एक्सपेंसिव, ठीक है ना, इमीडिएट रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, अलग है। यहां पे रबर, टी, कॉफी, देखो टीज के भी प्लांट वो मतलब बड़े बड़े एरिया होते हैं। कॉफी भी हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर में करते हैं, कोको भी हम, फिर कोकोनट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक एटसेट्रा आर रियर्ड, मतलब उगाया जाता है विथ ग्रेट केयर। इनकी हम हद से ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है ना। इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या मैंने बोला? हमें हद से ज्यादा पैसा चाहिए, हमें हद से ज्यादा स्किल चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मशीन्स का यूज करना पड़ेगा, फर्टिलाइजर, प्रोटेक्शन ऑल द साइड्स, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी हमें हद से ज्यादा चाहिए, है ना, ठीक है ना। देखो प्लांटेशन एग्रीकल्चर मैंने आपके लिए एक बार रीड किया, हल्का सा नॉलेज दिया। अब इसको फाइनली, क्योंकि जो हमारे 6 टाइप्स है ना, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उसमें अगर किसी को याद करने में तकलीफ पड़ती है तो इसको पढ़ती है, लेकिन सिग्मा सर की दया से कभी नहीं। समझ रहे हो? प्लांटेशन एग्रीकल्चर, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, डाउन अंडरस्टैंड, समझ रहे हो? ये एक विशिष्ट प्रकार की खेती है। यहां पे आप क्या उगाते हो? आर स्टैंड फॉर रबर, उसके बाद में टी स्टैंड्स फॉर टी, सी स्टैंड्स फॉर कॉफी, सी स्टैंड्स फॉर कोको, सी स्टैंड्स फॉर कोकोनट, है ना, ए स्टैंड्स फॉर एप्पल, एम स्टैंड्स फॉर मैंगो, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज, जी स्टैंड्स फॉर ग्रेप्स, ए स्टैंड्स फॉर आंवला, ये मत लिखना, एल स्टैंड्स फॉर लेमन, के स्टैंड्स फॉर खारेक, है ना, एटसेट्रा आर रियर्ड विद ग्रेट केयर। इन सबको अच्छी केयर से उगाया जा सकता है, ठीक है ना। यहां पे हम इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं, समझ रहे हो? हाँ, ये भी बन गया, ठीक है ना। इसको अलग से, इसको अलग से, देखो हमारा हो गया, समझ रहे हो? राहुल, तिलक भाई, चाणपुरा के चाचा, सी स्टैंड्स फॉर के चाचा का लड़का सीए बन गया मुगल मां की कृपा से। कोई डाउट है?
नहीं है, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं। R स्टैंड्स फॉर रबर, हमने राहुल। T स्टैंड्स फॉर टी, तिलक भाई। C स्टैंड्स फॉर चांदपुरा, मेरा खुद का सरनेम राहुल तिलक भाई चांदपुरा। K C स्टैंड्स फॉर चाचा, है ना, यहां पे कोकोनट, कोकोनट का लड़का, है ना। CA बन गया, क्या बन गया, CA बन गया मुगल मां की कृपा से। मैंगो, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, आंवला, लेमन, खारेक। कोई डाउट है? नहीं है, याद रहेगा बेटा क्या, है ना। राहुल तिलक भाई चांदपुरा के चाचा का लड़का CA बन गया मुगल मां की कृपा से, याद रहेगा ना, तगड़ा है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में जो मेन पोर्शन था आपको लिखना है वो हमने आपको बता दिया। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर हियर, ये सब चीजें यहां पे क्या हम उगाएंगे, हियर RTC CA मुगल के, ठीक है ना। राहुल तिलक भाई चाचा, राहुल तिलक भाई चांदपुरा के चाचा का लड़का CA बन गया मुगल मां की कृपा से, ठीक है, बढ़िया है। नाउ इट इज नेसेसरी दैट देयर शुड बी मोर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहां पे आपको हद से ज्यादा, कैपिटल मतलब धंधे का, बिजनेस का ऑनर जो धंधे में पैसे लगाते हैं, बिजनेस में पैसे लगता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हद से ज्यादा आपको कैपिटल लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। स्किल भी होनी चाहिए आपके पास, है ना। फिर टेक्निकल नॉलेज भी होना चाहिए आपके पास, मशीन्स भी होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स भी होने चाहिए, प्रोटेक्शन ऑल द साइट्स होना चाहिए, एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी होने चाहिए। आप समझ रहे हो, यहां पे ये पर्टिकुलर पैराग्राफ बच्चों को हार्ड क्यों लगता है, क्योंकि यहां पे वापस एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बराबर है, CIT के। फिर वापस आपको CTM, हमारे अहमदाबाद में CTM है, CTM समझ रहे हो, जहां पे बस आती जाती रहती है। तो पहले तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए C, टेक्निकल नॉलेज चाहिए, मशीन चाहिए, है ना। फिर आपको क्या, फर्टिलाइजर, CTM फर्टिलाइजर, है ना, FP ऑन ऑल द साइड्स, एक्विजिशन FPA T। फिर आप एक आध दो आप अपने हिसाब से बना रहा देना, बराबर है। कोई डाउट है? नहीं है, इसको आप अपने हिसाब से याद रखने की कोशिश करना। एक्विजिशन मतलब लैंड एक्वायर करना, एक्वायर करते हैं हम, एक्विजिशन करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज भी चाहिए आपको। कोई डाउट है? नहीं है, हम अच्छे से गए, एक आध दो चीज ऊपर नीचे हो गई है तो आपको संभालना पड़ेगा। फिर वैसे कुछ ऊपर नीचे हुआ ही नहीं था। इंटेंसिव फार्मिंग मतलब सघन खेती। यहाँ पे देखो इसको हम कॉमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं। MCQ के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से निकलने वाला है नहीं, है ना। हाँ, इसको हम बोलते कॉमर्शियल फार्मिंग, क्यों, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। इंटेंसिव फार्मिंग हम करते क्योंकि हमें इमीडिएट रिटर्न मिलेगा, कैश क्रॉप्स बोल दो इसको। यहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होगा क्योंकि हम अच्छी चीजों का यूज करेंगे, बराबर है। इंटेंसिव गुजराती में सघन खेती इज द मैकेनाइज्ड वे। देखो मैकेनाइज्ड मतलब मशीनरी का यूज करते हैं, यू नो, मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ इंक्रीज्ड इरिगेशन। यहां पे हम इरिगेशन का हद से ज्यादा यूज करेंगे, हम यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हद से ज्यादा करेंगे, यहां पे कॉमा है। इंसेक्टिसाइड्स का हद से ज्यादा यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स, स्पेलिंग यहां पे भी गलत है, डी लगा देना, हद से ज्यादा मतलब, ठीक है, बीच में यहां पे डी लगाना है। एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स, मैकेनाइज्ड वे है तो फिर हद से ज्यादा इक्विपमेंट का आप यूज करोगे, नए इक्विपमेंट का यूज करोगे। कैश क्रॉप्स ग्रो मोर इन दिस टाइप, यहाँ पे रोकड़ या पाक उगाए जाएंगे जिसको बेच के आपको मतलब कैश जल्दी मिल जाए। पर हेक्टर प्रोडक्शन यहाँ पे हद से ज्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि आप द वे आपका फार्मिंग करने का तरीका ही वही है, इंटेंसिव फार्मिंग है। एंड आर एरिया सोन अंडर दिस क्रॉप्स हैज इंक्रीज्ड, क्यों, क्योंकि देखो सबको पैसा चाहिए, तो इसके अंडर में जितना एरिया का अंदर हम स्विंग करने वाले हैं, बीज उगा डालते हैं मतलब, वो ज्यादा होगा। एज मोर इंपोर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक रिटर्न्स, हम पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं इन दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर फार्मिंग, जिसको हम कमर्शियल फार्मिंग भी बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग, सघन खेती, दिस इज अ मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग, जहां पे मशीन्स का ज्यादा यूज होगा, है ना, मैकेनिकल फार्मिंग भी बोल देते हो। इंटेंसिव फार्मिंग इज द मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग, है ना, जिसके अंदर हम इसको मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे हम इंक्रीज्ड इरिगेशन फैसिलिटी का उपयोग करेंगे, इंक्रीज्ड इरिगेशन फैसिलिटी। फिर यहाँ पे जितनी भी 2-3 चीजें है ना इरिगेशन में, अच्छा इरिगेशन, अच्छे
खेती के लिए, क्रॉप्स के लिए आप किन किन चीज़ों का यूज़ करते हो सबको यहाँ पे डाल देना। जैसे आपको इंक्रीज इरिगेशन चाहिए, आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इंसेक्टिसाइड्स का अच्छा यूज़ करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट, अब नए नए इक्विपमेंट्स आएंगे उनका भी यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो वाई इट इज़ अ मैकेनाइज्ड वे ऑफ फार्मिंग, क्योंकि हम क्या करेंगे पता है, आप इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज़ करोगे, वन थिंग, केमिकल फर्टिलाइजर का अच्छा से यूज़ करोगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करोगे, एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट का भी यूज़ करोगे। कैश क्रॉप्स, रोकड़ या पाक, यहाँ पे हम क्या लेना पसंद करेंगे, कैश क्रॉप्स ग्रो मोर ओवर इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। पर हेक्टर प्रोडक्शन तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, एट द सेम टाइम एरिया सोन अंडर दिस पर्टिकुलर फार्मिंग वो भी इंक्रीज हुआ है, एंड हम इकोनॉमिक रिटर्न्स, पैसों को ज्यादा महत्व देते हैं इन दिस पर्टिकुलर फार्मिंग, इसीलिए इसको हम कॉमर्शियल फार्मिंग भी बोलना पसंद करेंगे, ठीक है।